नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की जो ये क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, पहला भाग है। और इस वीडियो में मैं पूरा संवैधानिक विकास, कल मैंने उसकी प्रैक्टिस कराई थी, आज उसका सूपड़ा साफ करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे। मैं कुल आप सभी के लिए 20 वीडियो तैयार करूँगा। इन 20 वीडियो को आप रामबाण वीडियो भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनसे बाहर ऑल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये बात आप मान कर चलिएगा। मेरी पहली वीडियो किस क्रम में रहेगी? भारत का संवैधानिक विकास, संवैधानिक सभा प्रक्रिया एवं सूत्र। तीसरे भाग में रहेगी संविधान की सूची। तीसरे भाग में रहेगी संविधान की सूची, अनुभाग, राष्ट्रपति, देशी रियासतों का संघीय राज्य क्षेत्र, प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और फिर संसदीय व्यवस्था, संघीय कार्यपालिका, फिर यथाक्रम संसद। उसके बाद आपका राज्य कार्यपालिका, पंचायती नगरी, केंद्र राज्य संबंध, गैर संवैधानिक संस्थाएं, संविधान संशोधन, न्यायपालिका। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कल मैंने इसके मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई थी आप लोगों को। आज ये क्लास 1 है आप लोगों की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले क्या कहा गया है दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। जब आपको धीरे धीरे पढ़ा कर आया हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरे भारत में व्यापार के लिए स्थापित हो चुका था, यानी विस्तार कर रहा था धीरे धीरे, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ने दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद अपने संवैधानिक विकास की ओर प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। इसमें हम दो क्रम पढ़ेंगे। पहला सम्राट के शासन के अधीन संवैधानिक विकास और दूसरा कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास। बात कर रहे हैं हम 1773 से 1858 तक। तो 1773 से 1858 तक कंपनी के शासन के अंतर्गत ये सब प्रक्रिया होती है ना। किसके अंतर्गत होती है? कंपनी के शासन के अंतर्गत होती है। तो चलिए 1773 में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा मार्कर का। तो पहला जो एक्ट आएगा आपका, पहला जो एक्ट आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ स्टेलमेंट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये एक्ट कंपनी ने भारतीयों पर थोप दिए। फिर 1858 से, एक मिनट रुकेगा, फिर 1858 से और आगे तक 1947 तक कुछ अधिनियम आए, जैसे 1861, 1892, 1909 भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले रेगुलेटिंग एक्ट की। दोस्तों ये जो पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसको कुछ लोगों ने मील का पत्थर बताया, और लाजमी सी बात भी है, क्योंकि इसमें कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचार कुशासन को दूर कर दिया था। इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया। ये भी बात बढ़िया है। और जब ये घटना हो रही थी, इस समय ब्रिटिश के पीएम कौन थे? इंग्लैंड के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे, राइट। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ थे। चलिए हम इसकी मुख्य बातें कुछ जान लेते हैं। मुख्य बातें क्या क्या हैं? भारत में इससे केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल बम्बई मद्रास के अधीन हो गया, राइट। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। यह आप लोगों को बात पकड़ लेनी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपको पता ही होगा। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, सर एलिजम पे चैम्बर्स लिमिस्टर हाइट, ठीक। इसने क्या किया? बंगाल सभी ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय का इसने दर्जा दे दिया। कंपनी के कार्यों पर निजी व्यापार के अलावा भारतीय पद लेने पर प्रतिबंध लागू कर दिया। बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के जरिए कंपनी पर नियंत्रण सशक्त लागू हो गया। परिषद में गवर्नर जनरल को नियम बनाने की शक्ति दे दी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूँ दूसरे एक्ट की। इसको लाने का प्रमुख उद्देश्य
सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन स्थापित करना था। क्या करना था? संतुलन स्थापित करना था। तो आपको इस संतुलन को समझना है। और आपको एक बात भी याद रखनी है कि 5 जुलाई 1781 को ये पारित भी हुआ। इसका काम क्या था? खामियों को दूर करने का था। भाई जो पिछले एक्ट में गलती रहेगी, चलो भाई उन्हें सुधार लेते हैं हम। अब इस एक्ट की मुख्य बातें क्या क्या थी? सबसे पहले तो उन्हें पकड़ो आप। इस एक्ट की मुख्य बातें थी, कलकत्ता की सरकार ने बंगाल के साथ बिहार भी है, उड़ीसा हेतु विधि बना सके थी। कौन? कलकत्ता की सरकार। कोई भी नियम पारित करने ना इस क्षेत्र में, चाहे वो बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, और चाहे आपका बंगाल का हो, तो वो कलकत्ता जो सरकार बैठी थी वो इन पर कुछ भी नियम बना सके थी। समझिए आप। आगे बढ़ते हैं। राजस्व और वसूली संबंधी जो अधिकार थे वो कोर्ट के क्षेत्र में नहीं रहे थे, ये बात ध्यान रखना है। अदालत का जो भौगोलिक क्षेत्र था वो सीमित हो गया था, और यह अधीनम कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका से अलग करने का भी प्रयास कर रहा था। अगला एक्ट पर बढ़ते हैं। अगला एक्ट आपकी स्क्रीन पर है, बड़े अच्छे रूप से है। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। मुख्य बातें जानेंगे, पहले से जान लेते हैं। ये ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए कंपनी के क्षेत्र को कुशल एवं बनाने हेतु लाया गया था। राइट। इसमें दोहरे शासन का आरंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी दोहरे शासन आपको कहीं दिख जाए तो तुरंत ऑप्शन मार देना है 784। राइट, 784 दोहरे शासन का आरंभ। ठीक है, दोहरे शासन का आरंभ। ठीक है, दोहरे शासन का आरंभ याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। राइट, इसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के कुल 6 सदस्य और 3 अन्य सदस्य। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ठीक है, महत्वपूर्ण मामलों पर गवर्नर जनरल परिषद के नियमों को रद्द कर सकता था। ठीक है, यह पहली बार था जब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार दिया गया। पिट्स एक्ट को लागू करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को संसद द्वारा नियुक्त किया गया। कंपनी के विवरण एक दूसरे से अलग कर दिए गए। इतना आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसमें क्या हुआ कि जो आपका जनरल परिषद था वो गवर्नर जनरल के निर्णयों को रद्द कर सकता था। ठीक है, गवर्नर जनरल सभी ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर इन चीफ बन गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह जब पहली बार पूरे ब्रिटिश अधिकार इस पर ले लिया और कंपनी के व्यापारिक रणनीति की दूसरे से अलग कर दिया। देखिए, अगले हम 2 एक्ट पढ़ेंगे बड़े ध्यान से और बड़े विस्तार से। पहला तो है 1786 का अधिनियम, दूसरा 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसको हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं इसको थोड़ा जूम करना चाहूँगा। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। ये रहा। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या बातें हैं। इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करने की अनुमति दी। राइट, आपको इसमें ये ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की अनुमति किस एक्ट में मिली, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कमांडर इन चीफ की अनुमति 1786 के अधिनियम में मिली। राइट, कमांडर इन चीफ की अनुमति और गवर्नर जनरल, कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल कमांडर इन चीफ के तौर पर कार्य करने की अनुमति इसमें दी। इसमें क्या हुआ भाई साहब, 1793 के चार्टर एक्ट में 20 वर्षों तक और कंपनी का विस्तार बढ़ा दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को कॉर्नवालिस काउंसिल के अधिनियम विस्तारित कर दिया गया। राइट, किसके विस्तारित कर दिया गया? इसके विस्तारित कर दिया गया। राइट, और भारतीय राजस्व से भुगतान लिया जाना तय हो गया जो 1919 तक जारी रहा। कॉर्नवालिस को भूमि न्यायपालिका प्रशासन के तो ब्रिटिश सेना प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु जाना जाता है। ऐसे में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने, खुद के निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। अर्थात कहने का मतलब जो परिषद थी वो अपने निर्णय सुना सकती थी बच्चों, वो अपने निर्णय सुना सकती थी। किसके निर्णय रद्द करके? गवर्नर जनरल के निर्णय रद्द करके। साफ सा कहने का मतलब ये है। अब हुआ क्या, बंगाल गवर्नर जनरल को बॉम्बे बंदराज की सरकार को देने की शक्ति मिल गई। ठीक,
अब जो कमांडर इन चीफ बना था कॉर्नवालिस, वो अब सदस्य नहीं रहा। राइट, आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने पीडीएफ कन्वर्ट करा। ठीक, इसमें क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 वर्षों तक और अधिकार हो गया, नवीनतम अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने। इसमें पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया गया, है ना। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए हम इसकी मुख्य बातें समझ लेते हैं। पहला ही पॉइंट है भाई, 1813 के एक्ट के तहत कंपनी ने व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया चीन एवं चाय के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। ठीक है, ईसाई मशीनरियों भारत में धार्मिक नैतिक सुधार की अनुमति मिल गई। शिक्षा सुधार हेतु 1 लाख का अनुदान। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रसार की इसमें शुरुआत हो गई। राइट, कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व सहित वाणिज्य लाभ पर नियंत्रण करते हुए इन कार्यों को पृथक करने का अधिकार दिया गया। भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्त करने पर टैक्स लगाने की शक्ति मिली। कलकत्ता मद्रास सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पर ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन दिया गया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, सारे एक्ट आपके याद भी हो जाएंगे। 1813 का चार्टर एक्ट, इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। राइट, यह एक्ट इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था। इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। आइए मुख्य बातें, इसमें क्या हुआ, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को समाप्त कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया। ठीक है, अब भारत का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। प्रथम गवर्नर जनरल अगर भारत का पूछे ना कि बंगाल का, तो वो लॉर्ड विलियम बेटिक था। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट के तहत पहली बार ब्रिटिश का भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को समूचे भारत में विधायी का सीमित अधिकार मिले। मद्रास विधायकों को शक्ति का निर्धारण मिले। ठीक है, विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती हुई इसमें, है ना, और विधि मंडल के कुल सदस्य बनाए गए। 1853 का चार्टर एक्ट, आइए इसको जानते हैं। 1852 में सिलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया। और एक बात ध्यान रखना, यह एक्ट भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक है। संसदीय प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक कौन सा एक्ट है? 1853 का चार्टर एक्ट है। इस समय क्या था, डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। राइट, मुख्य बातें जान लेते हैं भाई, मुख्य बातें भी जाननी जरूरी है। आजकल मुख्य बातों से ही काम चले हैं। परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को इसमें अलग कर दिया गया था। अब जो मैं आपको बता रहा था ना, जो गवर्नर जनरल था वो एक विधान परिषद थी भाई, उस विधान परिषद को तो ये बोल दिया कि तू जा, तेरे नहीं, हम सिर्फ गवर्नर जनरल से ही काम करा देंगे। और उस गवर्नर जनरल को कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर के अधीन कर दिया, जा, है ना। वैसे छोटी संसद की बात ही कार्य हुआ, है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतना आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये, या बहुत अच्छी क्लास आप लोगों को लग रही होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ब्रिटिश भारतीय कब्जे के रूप में स्थानांतरित करने की शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कार्य से मुक्त कर दिया गया और इसके केंद्रीय प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। इसके लिए चाइना में बंगाल, मद्रास और आगरा प्रांत को चुना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय शासन विक्टोरिया के अधीन लाया गया था। उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर जनरल शक्ति ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गई थी। मतलब इनकी जो शक्ति थी वो महारानी जी को सौंप दी गई। यह 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद आया। इसकी मुख्य बातें जान लेते हैं। अब जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय कहलाया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष निधि था। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का सर्जन एक निकाय के रूप में किया गया और इसमें मुगल सम्राट पद की समाप्ति कर दी गई। और भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत करके भारतीय राज्य सचिव को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारतीय परिषद अधिनियम 1861। उद्देश्य क्या था? सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा भारतीयों के सहयोग होती है एक्ट लाया गया। इसके मुख्य बिंदु क्या है? अगर आप लोगों से पूछ ले मंत्रिमंडल की व्यवस्था, मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव रखी गई 1861 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1861 में ये क्या हो रहा है? 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करने की शुरुआत की गई। ठीक है, और बिन काउंसिल की संस्तुति के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला 6 माह की अवधि का। विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में की थी। वायसराय को बंगाल पश्चिम विधान परिषद की सदस्य की शक्ति मिली। 1822 में इसका गठन हुआ। अब बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत है ना, ये अगर आपको कहीं पे मिल जाए 1892 ठोक देना है, क्योंकि ये इसका आंसर होगा। विधान परिषद पर बजट पर बहस करने और प्रश्नों को उत्तर देने का अधिकार 1892। केंद्र में गैर सरकारी नगर पालिका, जिला बोर्ड, वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करना, ये भी 1892 के अधिकार। क्या आप जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1800 के तथ्य की नाटक के औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। शाही उपाधि एक्ट भारत के समग्र महारानी 1875 को दिया घोषित किया गया था। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम का फेवरेट एक्ट हम पढ़ रहे हैं। भारत परिषद अधिनियम माल्ट मिंटो सुधार के नाम से परिचित है। माल्ट मिंटो एक वायसराय थे। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा था। महात्मा गांधी ने इस एक्ट को सर्वनाश करने वाला एक्ट कहा था। इस एक्ट की मुख्य बातें क्या क्या थी जानिए। इसमें प्रथम भारतीय सदस्य बने विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या क्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और विधान परिषद के आकार में भी इसमें वृद्धि कर दी गई है ना। और विधान परिषद पहली बार अनुपूरक बजट पर संकल्प रखने मत देने का अधिकार मिला। मुस्लिम संप्रदाय हेतु प्रतिनिधित्व का प्रावधान मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ये इसमें बात की गई। मुस्लिमों का विभाजन है ना, ये बात इसमें कही गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राज्य सचिव वायसराय थे। इन्होंने उत्तरदायी सरकार की स्थापना की थी। इस अधिनियम में क्या कहा गया था? नवंबर 1927 में साइमन कमीशन के 10 साल बाद गठित हुआ था। आयोग द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास किया गया था। मुख्य बातें इसकी जान लेते हैं। जब भी आपको दिख जाए पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना, तो आपको करेक्ट कर देना है 1919 का मॉन्टेग्यू अधिनियम। इसमें क्या था? राज्य परिषद की संख्या 60, कार्यकाल 50 वर्ष, केंद्रीय विधायक संख्या 144, कार्यकाल 3 वर्ष, और इसमें केंद्र और प्रांत को पृथक्करण कर दिया। पृथक्करण, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। प्रांतीय क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट दिया गया था, और द्वैध प्रशासन प्रणाली की शुरुआत मानी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कॉर्टियस था, ये याद रखना है। संपत्ति संख्या में भारतीय जनता को मताधिकार मिले। आय के आधार पर कुछ महिलाओं को मताधिकार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में भारत शासन अधिनियम 1935। ये गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद लाया गया। इसके 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड नीलेथंगो थे। इसमें 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ शामिल की गई और भारत संविधान में अपना लिया गया। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। यह संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आई। प्रांतों में द्वैध शासन का इससे अंत हुआ। किससे अंत हुआ? 1935 के अधिनियम से अंत हुआ। राइट, अंत की बात कही गई, ना कि आरंभ की। और प्रारंभ, इसमें इस प्रणाली का आरंभ हुआ, केंद्र में इस प्रणाली का आरंभ हुआ, प्रांतों में अंत हुआ, केंद्र में आरंभ हुआ, याद रखिएगा। संघ और संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया भाई जी। संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था जो हुई 1937 में स्थापित हुई। अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन के पास थी। मताधिकार का विस्तार हुआ इस एक्ट में। 1862 एक्ट की समाप्ति। मताधिकार का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन के जरिए दलित और सब मजदूरों को शामिल किया गया। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। बंगाल, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और आरंभ। और रिजर्व बैंक की देश की मुद्रा सागित इसकी स्थापना। यूपीएससी प्रांतियों की स्थापना। बर्मा, उड़ीसा को अलग अलग, ठीक है, भी याद रखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। प्रस्तावित ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ। 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हुए। वायसराय पद ब्रिटेन में भारत की पद की समाप्ति। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त। भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन राज्यों का गठन। गवर्नर जनरल पद सृजित कर माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, भारतीय रियासतें चाहे तो डोमेन में रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है। कल हम पढ़ेंगे संविधान सभा से। आज मैंने सारे एक्ट का खल्लास कर दिया है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहन, धन्यवाद।